Okay, friends, in this video, we are going to discuss the reactivity of octahedral metal complexes. This is the part second of inorganic reaction mechanism. So let's start reactivity of octahedral metal complexes. The reactivity of octahedral metal complexes is defined as the reaction of metal complexes. यानी कि metal complexes की कौन-कौन सी reactions होती है, metal complex किस तरह से reactions करते हैं, and how ligands are substituted by other ligands or other molecules or other groups. तो वो सारी की सारी चीजें अगर अपन स्टडी करते हैं इन केस ऑफ octahedral metal complexes, then this is the reactivity of octahedral metal complexes. octahedral means आपको पता होगा कि octahedral के केस में क्या होता है, मेटल आयन जो होता है वो सेंटर में रहता है. then there are 6 ligands. These are octahedrally arranged: ligand 1, ligand 2, ligand 3, ligand 4 and ligand 5 and ligand 6. So ये चार ligand जो होते हैं ये तो प्लेन में होते हैं, चारों ligand जो होते हैं ये प्लेन में होते हैं, and these two ligands are at axial position and these 4 ligands are at equatorial position और in the plane. ये चारों प्लेन में होते हैं और ये दोनों axial ligand ऊपर नीचे होते हैं मेटल की साइड पर. So ये टोटली 6 ligand मिलकर एक octahedrally shape अरेंज करते हैं for the metal complexes. So what is the substrate actually? When we talk about reactivity, it means we are talking about the reactions of octahedral metal complex. तो reactions के लिए क्या है कि substrate क्या होता है सबसे पहले. So what is the substrate? Substrate is the reactant. Reactant means जो first में react करता है, जैसे X plus YZ है, ये कोई दो reactant है और ये मिलके क्या बनाएंगे, X Y कोई product बनाएंगे, these two product. So इनमें ये क्या हो गया, substrate. So substrates are the reactant in which some bonds are broken and some new bonds are formed. जैसे substrate क्या हो गया, reactant यानी कि X भी reactant हुआ, YZ भी reactant हुआ. Okay. अब X जब YZ से react करता है तब YZ का bond क्या होता है, bond break होता है. और YZ का जैसे bond break होता है तो X Y के साथ bond बना लेता है. यानी कि first bond break हो रहा है YZ का, then X का bond form हो रहा है Y के साथ. तो bond break हो रहा है, then bond make हो रहा है, यानी कि in which some bonds are broken and some new bonds are formed due to an attack of reagent. Means YZ को reactant समझ लो, X अगर इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो YZ के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और नया बॉन्ड बनाएगा Y के साथ. Now what is the electrophilic reagent? इनको नाम से आपको समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है. इलेक्ट्रोफिलिक, फिलिक मतलब जो लविंग होता है. तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला. इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव. तो नेगेटिव को लव कौन करेगा, पॉजिटिव. तो जो भी पॉजिटिव स्पीसीज होती है वो सारी की सारी क्या आती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. तो स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन सीकिंग कैरेक्टर. इलेक्ट्रॉन सीकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग कैरेक्टर. इलेक्ट्रॉन लविंग कैरेक्टर मीन्स नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. सो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव स्पीसीज. तो और पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लुईस एसिड. यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन को सीक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा और टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और लुईस एसिड होगा. लुईस एसिड का मतलब क्या हुआ, लुईस एसिड का मतलब जैसे BF3 है, इसमें क्या हुआ, BF3 में क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन की इट्स ऑक्टेटली फील्ड. सो ये क्या करेगा, अगर कोई मेटल आयन है तो मेटल आयन क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, या फिर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कहीं से भी एडॉप्ट करना चाहेगा. सो दो इलेक्ट्रॉन, सपोज कोई अमोनिया है, नॉट मेटल आयन, अमोनिया है. तो अमोनिया क्या है, अमोनिया के पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होता है. तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या, BF3 ले लेगा. अब यहाँ समझ लेते हैं अपन, जैसे ये BF3 है, BF3. इसमें बोरॉन के पास क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इट हैज, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट, यानी कि इट हैज वैकेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो नाउ अमोनिया आएगी, अमोनिया क्या करेगी, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर इसको दे देगा ये. तो ये क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा. मीन्स ये भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोफिलिक हुआ. कार्बोनियम आयन,
ब्रोमाइड आयन Br माइनस, कार्बोनियम मीन्स CH3 प्लस हो गया कार्बोनियम आयन, ब्रोमाइड आयन हो गया Br प्लस, नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस हो गया, नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस हो गया, डाइजोनियम सोल्ट हो गया मतलब आयन हो गया, बाइसल्फोनियम आयन हो गया, प्रोटोन H प्लस हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गए। जो भी पॉजिटिव स्पीसीज है वो आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गए सच एज BF3, जैसे BF3 अभी मैंने आपको बताया कि BF3 है, LCl3 सिमिलरली SO3 और FeCl3, तो ये सारे के सारे क्या हो गए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो गए। नाउ व्हाट आर द न्यूक्लियोफिलिक, नाम से पता चला न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज, तो ऑल नेगेटिव स्पीसीज आर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो स्पीसीज हैविंग न्यूक्लियस सीकिंग कैरेक्टर, न्यूक्लियस सीकिंग में न्यूक्लियस को लव करने वाली, और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जैसे NH3 है, NH3 क्या है, NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है, मतलब ये कब डोनेट करेगा जब सामने कोई पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये डोनेट कर सकता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर हुआ। So in organic chemistry, the central metal ion is an nucleophilic since it accepts electron pairs, and the ligand is a nucleophilic because it donates electron pair. So with these reactions, we can easily understand the electrophilic and nucleophilic character of the species. For example, कोई Mn plus metal ion है, तो Mn plus है, इसका मतलब नेगेटिव स्पीसीज को एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसके कोई पॉजिटिव मतलब नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इन करेक्टर हो गया, सो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर। अब कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को ये न्यूक्लियोफाइल मींस कोई लिगेंड है, लिगेंड से अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है Mn प्लस को, यानी कि Mn प्लस लिगेंड से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट ये कर रहा है, तो ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल इन करेक्टर हो गया, और बाद में एट द एंड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। सो with this way we can understand the nucleophilic and electrophilic। ओके, नाउ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में रिएक्टिविटी में भी क्या है कि अपने को वी हैव टू डिस्कस अबाउट और वी हैव टू अंडरस्टैंड द लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन से हुए, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन हुए। लेबाइल कॉम्प्लेक्स मतलब जो फटाफट रिएक्ट कर लेते हैं, और इनर्ट मतलब फटाफट रिएक्ट नहीं करते, नाम से ही पता चल रहा है अपने को। ओके, सो द कॉम्प्लेक्स इन विच द लिगेंड्स आर रैपिडली रिप्लेस्ड बाय अदर, यानी कि कोई भी सपोज मेटल लिगेंड है Ml है, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, Ml है, Ml6 प्लस कोई L डैश लिगेंड आ रहा है, तो अगर इसमें से इजीली Ml5 और L डैश बन जाता है, प्लस L लिगेंड निकल जाता है, मतलब इजीली अगर ये निकल रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है लिगेंड का, सो इट वुड बी लेबाइल, और अगर इजीली नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस वेरी हाई होता है, किस केस में लेबाइल कॉम्प्लेक्स में, मतलब बहुत फटाफट रिएक्शंस हो जाती है। इन द केस ऑफ इनर्ट क्या होता है, दीज आर वेरी slowly replaced by ligands are very slowly replaced by the other ligands and these are known as inert complex। रेट ऑफ रिएक्शन इनमें क्या होता है बहुत हाई होता है, इनके रिएक्शन होने में बहुत टाइम लगता है। लेबाइल एंड इनर्टनेस इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE के बेस पे अपन इनको लेबाइल एंड इनर्टनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हायर अगर CFSE जिसकी है रिजल्ट्स इनर्टनेस, लोअर CFSE है वो रिजल्ट क्या करेगा लेबाइल में। इसमें एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, लेबाइल और इनर्ट के लिए D0 जो होता है, D0 D1 एंड D2 ये तीनों क्या होता है लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, याद रखने। देन D3 जो है वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, याद रखने। D4 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ D4 D5 D6। अब देखो इसमें D4 के केस में भी क्या बनेंगे हाई स्पिन है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। D5 के केस में भी क्या बनेंगे हाई स्पिन है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और D6 के केस में भी क्या बनेंगे
हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। तो लो स्पिन जितने भी कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन और लो स्पिन, ये क्या होते हैं? हमेशा इनर्ट होते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज इनर्ट। एंड जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके, तो ये क्या होते हैं? हमेशा लेबाइल होते हैं, याद रखने का। देन D7, D8, D9 एंड D10, ये सारे के सारे क्या होते हैं? लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना कि D0, D1, D0, D1, D2, ये सारे लेबाइल। D3 हमेशा इनर्ट होता है, ये आपको याद रखने का है। D4, D5, D6 के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो भी होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो हमेशा लेबाइल होंगे। एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो हमेशा इनर्ट होंगे, दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन D7, D8, D9 एंड D10, ये हमेशा लेबाइल कॉम्प्लेक्स ही होंगे। नाउ काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ VBT एंड CFT। तो VBT के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स को अपन दो टाइप में बांट सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2। आउटर पता चल रहा है, मतलब आउटर और इनर जो वर्ड लगा हुआ है इसको ये रिफ्लेक्ट करता है d ऑर्बिटल को। अगर इनर यानी कि जैसे एक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ यहाँ पे 3d4s एंड 4p, ओके, और 4d, ये चीज लिखा है, ओके। तो अगर किसी हाइब्रिडाइजेशन में एस पी और ये 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा इनर ऑर्बिटल, यानी कि ये बन जाएगा D2sp3, ओके। और अगर किसी केस में ये 4d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाले 4d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है, 4s एंड 4d, तो ये बन जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। So sp3d2 is outer orbital complex and D2sp3 is inner orbital complex. So the bond state is found as sp3d2 is greater less than as D2sp3। ये भी आपको याद रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है या बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है। अब क्यों होती है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी अपन जैसे 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ओके, 3d ऑर्बिटल, ये क्या होगा? न्यूक्लियस के पास होगा। अब न्यूक्लियस के पास होगा तो क्या होगा? इससे बॉन्ड बनाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन या लिगेंड कोई बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड बहुत अंदर की तरफ बनेगा, राइट, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ बनेगा, और अंदर की तरफ बनने से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट अगर फोल्ड एस 4p एंड 4d है, तो ये क्या आउटर हो गया, मतलब ये आउटर शेल के क्लोज है। अब यहाँ पे कोई लिगेंड है, लिगेंड इससे बॉन्ड बना रहा है, तो ये बार बार बॉन्ड बन रहा है, तो बार बार बॉन्ड बनने से क्या होता है? बॉन्ड वीक हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ sp3d2 इज always less than D2sp3। Outer orbital spares are all generally labile, जैसे D4, D5, D6, D7, D8, D9। ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जनरली लेबाइल होते हैं। D4, D5, D6, इसमें क्या है? लो स्पिन, हाई स्पिन जो कॉम्प्लेक्स है इनके, वो हमेशा क्या है? लेबाइल है। और ये सारे के सारे क्या है? लेबाइल, चाहे आउटर हो चाहे इनर हो, कोई भी हो। बट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या जनरली क्या होते हैं? ये इनर्ट होता है। जो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जनरली क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। और इन केस में भी लेबाइल भी हो सकते हैं और इनर्ट भी हो सकते हैं। लेबाइल किस केस में होता है? एटलीस्ट वन ऑर्बिटल T2g सेट शुड बी एम्प्टी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 7 कोऑर्डिनेट साइड, यानी कि कोई भी अगर T2g सेट का कोई भी एक ऑर्बिटल एम्प्टी है तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लेबाइल कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर कोई T2g सेट में वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे? इनर्ट होंगे। तो इसको आप इससे याद ना रखो, इसको जस्ट मैंने अभी जो बताया आपको उससे याद रख लो कि D0, D1, D2 ये सारे के सारे लेबाइल है। D3 हमेशा इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। D4, D5, D6 इनमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज लेबाइल एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज इनर्ट। एंड D7, D8, D9, D10 these are always labile complexes।
Now, according to CFT, how can we understand the labelness and inertness? Octahedral complexes can undergo SN1 or dissociative mechanism in which square pyramid or pentacoordinated transition state is formed. जो octahedral complexes होते हैं, जब अपन इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझेंगे octahedral complex की, तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जब जनरली समझ लेते हैं कि SN1 और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू इनकी octahedral complex कैन अंडरगो, वहां पे क्या बनता है, अगर वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हैं, SN1 के थ्रू जा रहा है, तो स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्स बनेगा और पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म। इंटरमीडिएट स्टेट जो होगी वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड होगी। SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू भी जा सकते हैं ऑक्टाहेड्रल की रिएक्शंस, जिसमें क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिड और 7 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म बनेगी। जिस सिंपल से समझना है, डिसोसिएटिव मतलब टूटना है, तो 6 बॉन्ड पहले हैं, अगर एक टूट गया तो क्या हुआ, 5 की ज्योमेट्री क्या हो सकती है, स्क्वायर पिरामिड और पेंटा कोऑर्डिनेटेड बोलेंगे इसको। अब दूसरा है SN2 मतलब एसोसिएटिव मैकेनिज्म मतलब अटैच होना, एसोसिएटिव मैकेनिज्म मतलब अटैच होना। तो 6 ऑलरेडी है, तो 6 + 1 एक अटैच हो गया, कितना गया 7 में क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिड और 7 कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे ऑक्टाहेड्रल। लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।